झूठ सच्चाई का हिस्सा हो गया है। एक तरह से यह भी अच्छा हो गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी कंटाप, मैं हूं प्रफुल्ल। लखीमपुर खीरी में इतनी बड़ी घटना घटित होती है। घटना में 8 किसान मौत को गले लगा लेते हैं। 8 किसानों को कुचल दिया जाता है। 8 किसानों के परिवार को बर्बाद कर दिया जाता है। 8 किसानों के परिवार वाले अपना भविष्य खो देते हैं। 8 किसानों के परिवार के बच्चों के सर से अपने बाप का साया उतर जाता है। लेकिन इस घटना पे जहां पे सरकार को एक्शन लेना चाहिए था, सरकार यानी हमारी मोदी मंत्रिमंडल के लोग या मोदी सरकार इस पे लीपापोती करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। सरकार चाहती है कि मामला दबा दिया जाए। अब मामला दबाने के लिए सरकार मुआवजा तय करती है, यानी 100 का कीमत लगाया जाता है कि आपके 100 का कीमत कितना है। 10 लाख, 15 लाख, 45 लाख, यानी कीमत लगाकर आपके मुंह पे ताला जड़ दिया जाता है कि आप सच मत बोलिए। और यही काम एक और पत्रकार के साथ किया जा रहा है। लखीमपुर खीरी की घटना में रमन कुमार नाम के एक पत्रकार की मौत हो जाती है। उसके मौत के बाद में सरकार के लोग या भांड मीडिया कह सकते हैं या गोदी मीडिया के पत्रकार कह सकते हैं, वो लोग जाके उसके परिवार के लोगों पे दबाव बना रहे हैं। धमकाया जा रहा है उसके परिवार वालों को कि तुम लोग सच मत बोलो। यानी कि अब नया दस्तूर है, नए भारत में झूठ बोलना मुनासिब है, क्योंकि सच बोलने वालों के दरवाजे पे पुलिस की पहरा है। सच बोलने वालों के कलम पे भी पहरा लगा दिया गया है। सच बोलने वालों को गुलाम बना दिया गया है। इसलिए मुनासिब तो यही है कि तुम झूठ बोलो। झूठ बोलोगे तो सुरक्षित रहोगे। अगर सच बोल दिए गलती से भी तो आपके ऊपर भी सरकारी सिस्टम का साया मंडराने लगेगा। और परिवार तो परिवार, पूरा का पूरा आपका मोहल्ला परेशान हो जाएगा। हर रोज वहां पे सरकारी सिस्टम के लोग, अफसर, बाबू साहब दबिश देना शुरू कर देंगे। यही काम रमन के परिवार वालों के साथ किया जा रहा है। रमन के भाई के मुताबिक गोदी मीडिया वाले पत्रकार उसकी मौत पे राजनीति कर रहे हैं। परिवार वालों को धमकाया जा रहा है। किसानों के खिलाफ बोलने के लिए कहा जा रहा है कि तुम किसानों के खिलाफ बोलो कि तुम्हारे भाई की मौत किसानों के लाठी डंडे से हुई, न कि मंत्री साहब के बेटे के कार से हुई। यह बताया जा रहा है। आप खुद ही सुनिए रमन कुमार के भाई क्या कह रहे हैं। रमन कुमार के भाई इसमें एक बड़े मीडिया घराना का नाम भी लिया है, जो दरबारी मीडिया है, गोदी मीडिया है। आज तक बहुत मजबूरी में यह नाम लेना पड़ता है। हम भी चाहते हैं कि लोकतंत्र के ये रखवाले हैं और लोकतंत्र की रक्षा करें, लेकिन ऐसे भांड जब पत्रकार हो जाएंगे, चाटुकार पत्रकार हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं आपको बोलना पड़ेगा। तो खैर सुनिए रमन कुमार के भाई ने क्या कहा है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ऐसा भी है, कल से बहुत मीडिया वाले आए हैं, ठीक है। तो कुछ मीडिया वाले उसमें ऐसा है कि वो अपने वर्ड हमारे मुंह से बुलवाने के लिए, जैसे किसानों ने डंडों से मारा है, ये है वो है। तो हमने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें भी राजनीति करें, मीडिया भी राजनीति कर रही है। कुछ पत्रकार ऐसे हैं जो बोल रहे हैं कि जानबूझ के इनको विधायक की गाड़ी से मारा गया है। या तो गाड़ी तो थी, थार थी, विधायक पुत्र उसमें चला करते थे, लेकिन ऐसा है कि इसमें राजनीति हो रही है। अभी एक आए चैनल वाले, तो वो बोल रहे हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया है कि लाठी डंडों से मारा गया है, जबकि भाई साहब अभी रिपोर्ट आई ही नहीं है। मैंने थोड़ी सी उनसे तीखी सी बहस हो गई, तो उन्होंने मुझसे ये भी कहा, हम इस हाल में, उन्होंने मुझसे ये कहा कि अगर आप मृतक के भाई ना होते तो हम इतनी तहजीब से आपसे बात ना करते, हम लड़ाई करने में बहुत आगे रहते। वो आज तक से थे। जब रिपोर्ट, अभी पीएम रिपोर्ट आई नहीं है और वो पहले से ही अपनी मनगढ़ंत कि उनको लाठी डंडों से पीटा गया है, जबकि मैं मोस्चरी में था, मैंने अपने भैया के सारे कपड़े उतार के देखे तो उनके पर लाठी डंडों के कोई निशान नहीं थे। बस जो सर में चोट लगी थी, गाड़ी की, यहाँ तक कि रोड का जो तारपोल था वो भी उनके हाथ में लगा था, ठीक है। तो मैं कैसे मान लूं कि लाठी डंडों से हुआ है। अब रिपोर्ट अगर गलत बन जा रही या बनवाई जा रही रिपोर्ट, तो उसको मैं तो बिल्कुल नहीं मानूंगा। उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप था, उनका कोई न्यूज का ग्रुप था, उस पे उन्होंने ही वो खबर डाल रखी थी, ठीक है, कि मतलब ऐसा ऐसा हुआ है। तुमने कहा ये तो आपका ग्रुप हो गया ना। अब आप ऐसा कोई साक्ष्य दीजिए जिसमें हमारे डॉक्टरों ने या जिस पैनल ने पोस्टमार्टम किया है वहां से, या कोई सरकारी मतलब ऐसा कुछ बताइए कि आपको लगे कि हाँ ये लाठी डंडों से मारा गया है। ऐसा तो उनके पास कोई सबूत नहीं था। मैंने उनसे विनम्रतापूर्वक हाथ भी जोड़े कि आप मेरे घर पे आए, ऐसी पोजीशन में हम लोग, आप पानी पीजिए और भैया चले जाइए। लेकिन वो मेरा हाथ पकड़ के मेरे पीछे पीछे घूमते रहे
और मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे थे। यही कह रहे थे कि मैं लड़ाई करने में बहुत आगे हूँ, भाई ना होते अब मृतक के तो हम इतनी तहजीब से थोड़ी ना बात करते। खैर, तो आपने सुना। अब दूसरी तरफ रुख करते हैं। एक और वीडियो सामने आई है। लोग बार बार पूछ रहे थे कि लखीमपुर खीरी में जो घटना घटित होती है उसमें दोषी कौन है, किसान है या मंत्री का बेटा है, यानी मोनू मिश्रा, अजय मिश्रा का बेटा जो गृह राज्य मंत्री हैं। एक वीडियो भी सर्कुलेट किया गया था, उसमें यह दिखाया गया था कि किसानों ने पहले मोनू मिश्रा की गाड़ी पे वार किया था, लेकिन कहानी उससे उलट हो जाती है। एक नया ट्विस्ट आता है उस कहानी में, क्योंकि सरकार कहानी गढ़ने में कोई कसर नहीं छोड़ती है, नए नए कहानी आपके और हमारे सामने परोसती है। लेकिन उस कहानी का उल्टा भी कुछ होगा, शायद इस बात का भान उन्हें नहीं होता है। लेकिन खैर, चलिए मैं दूसरी वीडियो की बात कर रहा हूं। आप दूसरी वीडियो देखिए, स्क्रीन पे चल रही है। उसमें एक साहब हैं, वर्दीधारी हैं, वो एक व्यक्ति से पूछ रहे हैं जो मोनू मिश्रा के गाड़ी में बैठा हुआ था, यानी हिस्ट्री शूटर मंत्री अजय मिश्रा के बेटे का झूठ पर्दाफाश हो रहा है। यानी आप झूठ को थोड़ी देर के लिए दबा सकते हैं, लेकिन उसको छिपाना मुश्किल होता है। कहीं ना कहीं वो एक ना एक दिन सच्चाई सामने आ ही जाता है। तो खैर, ये मोनू मिश्रा मंत्री साहब के साहबजादे हैं, उसके गाड़ी में बैठा हुआ शख्स बता रहा है, जिस थार की बात की जा रही है कि थार एकदम स्पीड से जा रही है, उस पे किसानों को कुचलते हुए, किसान कोई इधर छटकता है, कोई इधर भागता है। एक किसान, उसे इतनी गाड़ी रफ्तार में रहती है कि वो हवा में उड़ता हुआ कुछ दूर जाके गिरता है। उसकी घटना के बारे में बता रहा है, और वर्दीधारी साहब थोड़े बहुत घुमाने की कोशिश कर रहे हैं कि बताओ, क्या वाकई में वो थार मोनू मिश्रा चला रहा था? क्या तुम उसी में बैठे हुए थे? खैर, सुनिए आप सुन लीजिए इस वीडियो को भी। हुआ इतना बता दो। बस मैं उनके साथ में लिखा पढ़े का काम करता हूँ। तुम आगे बैठे थे पीछे बैठे थे? पीछे बैठा हुआ था। क्या हुआ अचानक ये बताओ। अब भैया वो आगे से थार सबके ऊपर चढ़ाती हुई जा रही थी, हम पीछे पे बैठे हुए थे। पीछे वाली फॉर्च्यूनर भी थी, फॉर्च्यूनर पे भगा रही थी। तुम्हारे साथ ही तो होगी गाड़ी थार भी, तुम्हारे साथ ही थी ना? आगे वाली थी। अरे भाई, तुम्हारी आगे गाड़ी थी फॉर्च्यूनर? पीछे थी, आगे थार किसके साथ थी इतना बता दो। थार तो भैया के साथ में थी। थार उन्हीं के साथ थी ना? उनको मालूम है किसकी थार है वो? भैया उनसे सब उन्हीं के। तो ये मोदी मंत्रिमंडल के लोग हैं। अब मोदी साहब क्यों अपने मंत्री को बचाना चाहते हैं, ये वही जानते हैं। लेकिन खैर, 2014 के वादे याद दिला दूं, अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन शायद यही है। उन्होंने फिर कहा था 2019 में कि 2022 तक किसानों का आय दुगना कर दिया जाएगा, यानी उनकी आय में वृद्धि हो जाएगी। लेकिन किसान 10 महीने से आंदोलन कर रहे हैं, और कितने किसान मौत को गले लगा चुके हैं। सिंघू बॉर्डर हो, गाजीपुर बॉर्डर हो, या आपका दिल्ली का एक और बॉर्डर टिकरी बॉर्डर है, ये अलग अलग बॉर्डरों पे किसान बैठे हुए हैं। शाहजहांपुर बॉर्डर पे बैठे हुए हैं। 10 महीने से किसान 3 कृषि कानूनों को वापस करने के लिए बैठे हैं। लेकिन कानून तो वापस नहीं किया जा रहा है, लेकिन उनको मौत का सौगात दिया जा रहा है, मौत के घाट उतार दिया जा रहा है। कहते हैं ना कि वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से, मैं एतवार ना करता तो और क्या करता। क्योंकि एक ऐसा समय था कि हमारे साहब बेधड़ल्ले से झूठ बोल रहे थे, और उस झूठ में भी लोगों ने सच्चाई देख लिया था। उस झूठ में लोगों ने सोचा था कि हमारा भविष्य सुनहरा होगा, और साहब को प्रधानमंत्री के रूप में चुन लिया। लेकिन साहब के मंत्रियों ने क्या क्या कारनामे किए, आए दिन हम और आप देखते रहते हैं। मंत्री साहब का बेटा सत्ते के नशे में इस कदर चूर रहता है कि उसको इस बात का भान भी नहीं होता है कि हमारी गाड़ी की रफ्तार जितनी है, उसके आगे अगर जो लोग आएंगे वो बच पाएंगे या नहीं बच पाएंगे। सत्ता का हनक देखिए मंत्री साहब को, जब वो रास्ते से गुजरते हैं तो किसानों को हूटिंग करते हैं। इस कदर नशा चढ़ गया है सत्ता का कि ये लोग भूल चुके हैं कि हमारे अंदर इंसानियत भी है। तो खैर, हमारे देश के प्रधान सेवक हैं, और इतनी वीडियो सामने आने के बाद में देखते हैं कि क्या एक्शन लिया जाता है, सरकार क्या कार्रवाई करती है, क्या उनको गिरफ्तार किया जाता है कि नहीं किया जाता है। अभी तक सुबह सुबह एक खबर आ रही थी
कि मोनू मिश्रा शायद खुद को सरेंडर करने की बात कर रहा है, और देखते हैं सरेंडर करता है या नहीं करता है, ये देखने वाली बात है। आपको देखना होगा कि उत्तर प्रदेश वही उत्तर प्रदेश है जो नंबर 1 उत्तर प्रदेश कहा जा रहा है, उसी उत्तर प्रदेश में यह सारी घटनाएं घटित हो रही है जिसको राम राज्य का दर्जा दिया जा रहा है। तो खैर देखते रहिए हमारे चैनल को। अगर हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।